कहाँ है बताओ तो, कहाँ है? ये सारी बहार है, ये सब बहार है। अच्छा दोस्तों, ये बताइए कि रस्मी परिचय और ये सब की जरूरत नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ रवीश कुमार का परिचय सबसे बड़ा है रवीश कुमार, हाँ या नहीं? अच्छा, क्या आपको ये लगता है दोस्तों कि रवीश कुमार की जो शोहरत है वही उनकी समस्या है? अरे भागते हैं भैया, रवीश जो हैं, रवीश को फैंस पसंद नहीं है, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? और एक बात और हम अपने दर्शकों को यहां पर बता, बहुत धन्यवाद। ये रश्मि रवीश भाई, रश्मि आपका स्वागत, और रश्मि संस्कार जो सब होते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे करने नहीं देना चाहते। एक बात आपको जरूर बताना चाहेंगे कि चाहे वो दिखने की बात हो, चाहे वो लिखने की बात हो, चाहे वो सुनने की बात हो, रवीश हर जगह इनकी मौजूदगी है। हर जगह रवीश नजर आते हैं और चुप भी हो जाते हैं। ये वो पहले ऐसे इंसान हैं जो टेलीविजन के स्क्रीन को ब्लैक कर देते हैं, जिसके बारे में हमसे कहा जाता है। ये वो पहले ऐसे पत्रकार, पहले ऐसे एंकर हैं। एंकर्स के बारे में कहा जाता है, नेहा भी एंकर हैं, हम भी एंकर हैं। हम लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि अगर 2 सेकंड अगर आप चुप हो गए स्क्रीन पर, तो हमारा जो डायरेक्टर होता है, जिसका ईयरपीस हमारे कान में लगा होता है, उसकी आवाज आती रहती, वो डांटता है पूरी तरह से, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या तरीका है ये, चुप क्यों हो गए? मतलब एंकर के बारे में, और एंकर से उम्मीद कोई भी चैनल ये करता है कि वो बोलता रहे। और जो चर्चा आजकल होती है टीवी पर, खूब डिबेट होती है या नहीं? खूब शोर शराबा, मार गाट, चीखना चिल्लाना होता है ना। इकलौते रवीश ऐसे हैं जो अच्छा अरे बिल्कुल, कहाँ भाई, बाहर है, बिल्कुल है, लपरेक कतार भी है, बहार भी है, चिंता मत कीजिए। तो आज आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, लंबी चौड़ी सवालों की लिस्ट है, 50 सवाल है। आप लोग क्या चाहते हैं? सवाल पूछें या सीधे लपरेक? लपरेक रवीश, अरे सवाल, अच्छा एक सवाल पूछ लेते हैं पब्लिक डिमांड पर, कि रवीश के बनने की प्रक्रिया क्या है? बहुत तकलीफदेह है, क्योंकि ये जो बनना होता है हर पल बनना होता है, और आप लोगों की निगाह में ना तो पहली बार के लिए बनते हैं, ना आखिरी बार के लिए बनते हैं। रोज रोज अपना इम्तहान देना पड़ता है। कुछ लिखने से पहले वो गलत हो सकता है, लोग नाराज हो सकते हैं, कुछ दिखाने से पहले उनकी राय बदल सकती है, और कार्यक्रम के साथ साथ आपके बारे में भी राय बदल सकती है। तो बहुत ही आप समझिए कि हम रस्सी की धार पर चलते हैं, उस पर कब फिसल जाएं, कब गिर जाएं, इसका खतरा तो रहता ही है। तो बहुत ही तकलीफदेह प्रक्रिया है। तब भी जब कोई कार्यक्रम या कुछ लिखना आपका लोगों के बीच सराहा जाता है, और तब भी जब आप पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत ईमानदारी से आपने साफ गोई से ये कहा है। आप ये कहते हैं रवीश कि मैं किसके लिए लड़ूं? क्यों कहते हैं ऐसा, जबकि आप तो सबके लिए लड़ते हैं, इन बच्चों के लिए लड़ते हैं, इस देश की आम जनता के लिए लड़ते हैं, उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बोलते हैं, उन भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ बोलते हैं। फिर भी ये जो दर्द आता है रवीश का कि मैं किसके लिए लड़ूं, बुरा लगता है आप लोगों को? क्या आप लोगों को तकलीफ होती है कि आखिर रवीश मजबूर क्यों हुए ये बोलने के लिए? दोस्तों बताइए। देखिए, हम या आप या हम दोनों, हम सभी किसी को हमेशा विजेता के फ्रेम में देखते रहने की आदत पाल लेते हैं। हम ये नहीं समझते कि जो लड़ने वाला है वो अपने भीतर, अपने मन के भीतर भी कुछ लड़ाइयां हार रहा होता है। दुनिया में कोई ऐसा शख्स किसी इतिहास में मैं नहीं जानता जो हर लड़ाई जीतता है। एक लड़ाई जीतने वाला भी 100 लड़ाई उसी वक्त हार रहा होता है। तो उस हारने की एक तकलीफ है, पीड़ा है, जो सईद चुप कराती है। और कई बार मुझे लगता है कि मैं इस मोर्चे पे तो जीतता हुआ लग रहा हूं,
लेकिन वो तमाम मोर्चे भी दिख रहे होते हैं मुझे जिस पे मैं हार रहा होता हूँ। वो बहुत सारे मोर्चे हो रहे होते हैं। हो सकता है कि आप दुनिया को कह रहे हैं कि हमें एक रास्ते पे चलना है, हो सकता है कि आपका कोई बहुत करीबी ठीक उसके विपरीत रास्ते पे चल रहा हो, तो आप उसको बदल नहीं पा रहे हैं। तो आप कहते हुए तो जीत रहे हैं, लेकिन नहीं बदलते हुए हार रहे हैं। तो एक ही साथ आप विजेता होने के साथ साथ पराजित भी हैं दोस्त। कहाँ से फिर वो लड़ने की शक्ति मिलती है? वो आती है मेरे अकेलेपन से, क्योंकि मैं ज्यादातर अकेला रहता हूँ। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल मेरे सहमत हैं आप अकेलेपन लोग। से आती है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये इतने लोग हैं जो रवीश, आप सब हैं मेरे साथ, लेकिन लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं आम तौर पे अकेला रहता हूँ, मेरी जिंदगी एकाकी है, बहुत कम अपने आप को लोगों के बीच बांटता हूँ। और जब आप अकेले होते हैं तभी आपके भीतर ताकत का असली इम्तिहान होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम आपके लिए आना चाहते हैं, और मैं अकेले चल के देखना चाहता हूं कि मैं वहां तक जा सकता हूं कि नहीं। वो जो जिसने अपने कॉलर को ऊंचा किया हुआ है, मजा इसी में है कि अकेले चल के उसके कॉलर को थोड़ा नीचे कर दिया जाए। क्या बात, क्या बात। बहुत लोग हीरे हुए, बहुत लोग मंचों पे खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते रहे। हमारा फन इसी में है कि हम उनको मंच से उतार दें। और उसमें बहुत ही बखूबी आप अपना काम कर रहे हैं। अगर आप सभी की इजाजत हो, आज्ञा हो, तो एक छोटी सी लपरेक और उसके बाद आगे बढ़े। नहीं, सवाल, अरे बेटा सुन लो ना, कहानी सुन लो, आज ही लिख के लाया हूं यार। सवाल अच्छा, एक और सवाल, उसके बाद एक कहानी। तो सवाल बहुत हैं, सवाल आप लोगों के भी, आज हम आपको भी मौका देंगे, है ना, कहानी भी। और रवीश से दिल खोलकर सवाल पूछिएगा आप। नहीं, अभी इतनी जल्दी थोड़ी है, कहानी सुनो पहले। सवाल ये कि ये रवीश भाई, ये जो युवा वर्ग यहाँ पर बैठा है, आपको इन्हें सारे युवा हैं, कोई मेरे जैसे नहीं है क्या? अरे आप तो सबसे ज्यादा युवा हैं, दोनों सबसे ज्यादा चमक रहे हैं आप। रवीश को दोस्तों आपको बताएं कि बड़ा अच्छा लगता है यूनिवर्सिटी में जाना। रवीश को बड़ा अच्छा लगता है कैंटीन में आप लोगों से बैठकर गपशप करना, आप लोगों के साथ खाना खाना, आप लोगों से मिलना जुलना। और यही वो ताकत है फेसबुक की, यही वो ताकत है ट्विटर की, यही वो ताकत है सोशल मीडिया की, हैं आप सब। फिर ऐसी क्या वजह हुई रवीश, ऐसा क्या हुआ कि आपने अपने आप को इतना रेस्ट्रिक्ट कर लिया सोशल मीडिया से? देखिए, मैं इसको जल्दी समझ गया था कि ये जो गाली देने का सिलसिला है वो एक राजनीतिक रूप से संगठित सिलसिला है, और एक प्रायोजित तरीके से कुछ पत्रकारों को एक तरह से चिन्हित किया गया और गालियां दी गईं। कुछ लोगों ने कहा कि समाज बदल गया है, उससे बोलना नहीं आ रहा है, तो वो गालियां दे रहा है, आप इतने परेशान क्यों हैं? तो कोई मेरी बात सुन नहीं रहा था कि आपकी नजर के नीचे से एक ऐसी गुस्ताखी हो रही है जो आपकी नहीं, आपके बाप दादाओं के अर्जित लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। ठीक, आप जो अभी यहाँ गुलाब जामुन खा रहे हैं, उसको खिलाने के लिए, ताकि आप खा सकें, बहुतों ने अपनी पीठ पे बहुत लाठियां खाई हैं। भाषण देके इस वक्त नेता बनना सबसे आसान वक्त है ये। तो ये गालियों का सिलसिला चला, और इसको कई लोग इसको सपोर्ट में इसके खड़े हो गए कि ये ट्रोल हैं, जैसे ये बाराती के दूल्हे के सहबोले आए हों कि उसके साथ साथ आए, इनको बर्दाश्त कीजिए। तो ये गलत हो रहा था। मैं जानना चाहता हूं कि अगर दुनिया इतनी तेजी से बदल गई, जो गालियों में बात कर रही है क्योंकि उसे बात करना नहीं आ रहा, तो ये ज्यादातर गालियां तो लड़कियों के खिलाफ हैं। क्या उनके भाई और उनके बाप घरों में इसी तरह से बात कर रहे हैं क्या? आपने कब सुना? 2014 में सुना, 2015 की फरवरी में सुना, 2016 की फरवरी में सुना। कब सुना आपने अपने घरों में कोई गाली देके बात कर रहा है? कब सुना आपने? ये लोकतंत्र कब बदल गया? कब हमारे आपके बीच की जो सार्वजनिक बातचीत की जो तरीका है वो कब बदल गया? मुझे बताइए। तो आपको इसलिए पता नहीं चला कि वो दरअसल बदला नहीं था। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर गुंडे खड़े कर दिए, जिसका अंग्रेजी में नाम है ट्रोल। और गुंडों की भाषा को लोकतंत्र में सवाल के नाम पर जायज बनाने की कोशिश आज भी हो रही है, आज भी हो रही है। आप इस फर्क को समझिए। नेता से मोहब्बत करना, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और हमको सवाल पूछने देना, दोनों अलग अलग चीजें हैं।
अगर आप पत्रकार में भी नेता की छाया देखेंगे तो सत्यानाश करेंगे इस लोकतंत्र का। मैं बता रहा हूं इसका हिसाब किताब क्या है, एक लाइन में बता देता हूं कि नेता को आपने वोट दिया तो अपने मोहब्बत की कीमत आप डायरेक्ट वसूलो। अगर एजेंट हमको बनाओगे तो हम कितना वसूल लेंगे, आपको चवन्नी नहीं मिलेगा। ए से लेकर जेड तक, सिपाही से लेकर कमांडो तक सब मेरे पीछे खड़े रहेंगे। क से तो कोई सुरक्षा होती नहीं, ख से तो कोई सुरक्षा होती नहीं। सुना है सुरक्षा बहुत अंग्रेजी है, वाई और जेड से होती है। हो जाए एक छोटा सा लपरेक मोहब्बत। ये आज ही मैंने यहाँ आने से पहले मैं सोचा कि कुछ नया लिखता चलता हूँ। तो कहानी है, दो प्रेमी है। मैं अपने समय को, मैं यही सोचता हूँ कि ये जो हमारा समय गुजर रहा है या जो गुजर चुका है, उस वक्त के दो प्रेमी आपस में क्या बात कर रहे होंगे। क्या प्यार करना सिर्फ एक दूसरे को छूना है, महसूस करना है? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। हम हाड़ मांस के शरीर तो है नहीं। और जो प्यार करने वाला होता है वो दरअसल बागी होता है, कम से कम इस देश में, कि उसे कम से कम परिवार से लेकर समाज और देश तक से लड़ना पड़ता है। हमारा प्यार तो असली है ना? हाँ, पर ये तुम क्यों कह रही हो? आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? हाँ, लेकिन इसका प्यार के असली होने से क्या संबंध? कुछ तो है, पर कैसे कहूं? यार देखो, इस दिल्ली में सांस लेने के लिए हवा नहीं तो प्यार की गारंटी कौन देगा? क्या तो प्यार असली नहीं है, ये भी फेक निकला। मैंने ये कब कहा कि इश्क फेक है? तुम भी किन ख्यालों में खोई रहती हो? अच्छा, मुझे तो पता था कि हमारा प्यार असली है, तुम फेक नहीं हो। तो फिर पूछती क्यों हो? प्यार तो असली है, लेकिन 500 का नोट नकली हो गया। तभी तो खाली हाथ आई हूं। बट हैप्पी बर्थडे समर। कोई नहीं, हमारा प्यार समझो 2000। चलिए, ये तो एकदम अभी की लिखी हुई है, आज ही की, आप लोगों के लिए खास तौर से। लेकिन कुछ हम बहुत मोहब्बत की बहुत अच्छी लपरेक जरूर सुनेंगे रवीश भाई से। लेकिन एक सवाल, आप जिस संस्थान के साथ काम करते हैं, जिस संस्थान में रात को हम लोग सब आपको देखते हैं, सुनते हैं, पर मेरी तो टीआरपी 0 है। मैं उल्टा, दुनिया का अकेला 0 टीआरपी एंकर उल्टा, हूं। इसका उल्टा है। ये बहुत मॉडेस्ट हैं हमारे रवीश भाई, इसका बिल्कुल उल्टा है। आजकल हम उस चैनल के बारे में कहते हैं कि अरे 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 ये क्या, और आपके बारे में कहते हैं वाह 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 वाह, देखो 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 देखो। तो जब ये इस तरह की स्थिति होती है कि जिस संस्थान में आप हैं उसके बारे में कुछ और बातें होती हैं नेगेटिव और आपके बारे में पॉजिटिव होती हैं, तो ये कितनी बड़ी रवीश भाई दुविधा है, कैसे आप उससे मैनेज करते हैं? काम पे ज्यादा फोकस रहता है और ये दुविधाएं तो हर जगह हैं, है ना। और मैं वहाँ खुश हूँ, मुझे करने की आज़ादी है, इसलिए वो मेरा है। जो भी है उसका गुण अवगुण सब मेरा है, मैं उससे भाग नहीं सकता हूँ। और जो आज़ादी उस संस्थान से मिली है, मैं इसकी कल्पना कहीं नहीं कर सकता। अगर आप यकीन कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए कि मैं सचमुच अपना आइडिया किसी को नहीं बताता हूँ और कोई मुझसे नहीं पूछता है। मैं कल क्या होगा मेरे साथ मैं नहीं जानता हूँ, पर आज तक मैंने एक भी ऐसा प्रोग्राम नहीं किया जो मैंने अपने किसी कॉलीग को भी बताया हो। ब्लैक स्क्रीन के बारे में उस संस्थान के भीतर कोई नहीं जानता था, ये मैं वहीं कर सकता था। बहुत खूब, बहुत खूब। अभी जो माइम का किया, तो माइम शब्द को ही मैं 6 बजे से पहले नहीं जानता था कि इसे माइम कहते हैं। तो मैं अपने दोस्तों से पूछ रहा था कि डीडी में वो देखे थे उसको क्या बोलते हैं यार, ऐसे ऐसे करता है, दीवार छूता है, ऐसे निकलता है। मुझे क्या मालूम था कि यहाँ ऐसे लोगों में उसका रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो हमें वो समझना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई मुझे कुछ भी दे सकता है, पर 20 साल जो मैंने उस संस्थान में गुजारे हैं, ये आज़ादी कोई नहीं दे सकता। मुझे तो लगता नहीं कि मुझे कहीं मिलेगी ऐसी आज़ादी। बहुत बहुत ईमानदारी से नौकरी मिल जाएगी, मैं एडिटर हो सकता हूँ, मैं खुद भी चैनल खोल लूंगा, तो पता नहीं वैसी आज़ादी मिलेगी कि नहीं। बहुत बहुत बड़ी बात। लेकिन जो हमारी जिस माध्यम के लिए रवीश भाई हम लोग काम करते हैं, टीवी, टेलीविजन, वो घर घर में जाता है, बेडरूम में जाता है,
पान वाले के पास, बीड़ी वाले के पास, और सूचना क्रांति के माध्यम से वो गांव गांव, कस्बे कस्बे, हर जगह पहुंच गया है। एक बंधी बंधाई लीक थी, एक बना ठना एंकर बैठता है, वो बात करता है, अच्छी तरह से खबरें आपको बताता है, उसकी भाषा अच्छी होती है, उसकी शैली अच्छी होती है, और वो बहुत अच्छी तरह से सब कुछ पेश कर देता है। राइट? हाँ या नहीं दोस्तों? कैसे कैसे आपने इस लीक को तोड़ा, कैसे आप अलग हटे, कैसे आपने भाषा और दूसरी जो टेक्निकल चीजें हैं उनसे हटकर अपनी सोच को अपने शब्दों में और अपनी स्टाइल में पेश किया और वो पसंद किया जाने लगा। क्या ये खतरा कभी नहीं था कि अगर मैं ये करूंगा तो नहीं, मुझे लोग रिजेक्ट कर देंगे? सईद भाई, ऐसा नहीं है। वो आप जब जोखिम लेते हैं तो उसका तनाव होता है। मैं पिछले ही शुक्रवार को जब ये करने जा रहा था तो हमारे कोई नए सहयोगी बैठे थे, उनको मैं कहा अब मैं कान पकड़ता हूँ, मैं इतना प्रयोग नहीं करूँगा, बहुत टेंशन होता है। शो के पहले पूरे पसीने से आप भीग जाते हैं, मालूम नहीं कि किस तरह का रिस्पॉन्स होगा, पर आप कर देते हैं। देखिए, टेलीविज़न में क्रिएटिव होने की बहुत संभावनाएं हैं। अभी भी हम उन संभावनाओं को एक्सप्लोर नहीं करते। हम सोचते हैं कि हमारे दर्शक एक ही चीज़ को पसंद करते होंगे। जब वो घर में एक खाना नहीं खाते, एक कपड़ा नहीं पहनते, तो एक ही तरह का फॉर्मेट वो कैसे देखना पसंद करेंगे? पर वो देखते होंगे, बस सिलसिला चला आ रहा है, उनकी रोज़ रात की ज़रूरतें हैं, वो देख रहे हैं। लेकिन मेरा दर्शकों में बड़ा विश्वास है कि उन्होंने मुझे ऐसे ही देखा है। कहते हैं ना कि मोहल्ले के जिस लड़के को आप देखते हैं जैसे बचपन से बड़े होते तक, उसे आप वैसे ही देखते हैं। गुड्डू तो ऐसा ही है, देखते तुरंत 2 बात में घबरा जाता है ना? हम कुछ भी हो जाए तो मेरे मोहल्ले की आंटियों से पूछेंगे तो बहुत घबरा जाता है, बच्चे से ऐसा था, है ना? तो मेरे बारे में सबसे पहले वो वही यही सोचती हैं कि उसको जरा कोई फ़ोन करो, बहुत घबरा गया होगा। तो मैं घबराता हूँ, मुझे डर भी लगता है, मैं डरपोक हूँ। क्योंकि अगर आप डरपोक नहीं हैं तो बहुत चांस है कि आप बहुत शातिर आदमी हैं। जो भी आदमी कहता है कि वो शेर है, दरअसल वो इंसान नहीं, कुछ और है। जो भी आदमी, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, या एंकर हो, या कोई भी हो, जिसने कहा कि वो शेर है वो इंसान नहीं, कुछ और है। क्योंकि शेर के लिए तो अलग व्यवस्था प्रकृति ने की है। भाई, जब जंगल में शेर है तो तुम डुप्लीकेट बन के काहे घूम रहे हो? भाई, अगर आप शेर हैं तो क्या हम भी बाड़ा लगा दें आपके आगे पीछे? चिड़िया खाने के डायरेक्टर को बोले कि इनको घास मीट अंदर फेंको, इनको बाहर मत निकालो, ये खतरनाक है, तो नहीं। तो वो एक खतरा आप लेते हैं। और एक वजह यह है कि टेलीविजन की दुनिया बहुत महंगी दुनिया है, बहुत ही महंगी दुनिया है, बहुत हर सेकंड दांव पे लगा होता है। और इसका जवाब मैं खुद अपने आप हूं। मैं बहुत सस्ता हूं, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिसमें पैसा लगता है। नहीं, आप बहुत कीमती हैं। हम महंगे नहीं कहेंगे, लेकिन आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं। प्रोडक्शन का कॉस्ट बहुत कम होता है। नहीं, हम सब कम। चलिए, बहुत अच्छी बात। गुड्डू नाम है आपका घर का? गुड्डू गाम नहीं। क्या है, बता दीजिए। फिर कभी जानना नहीं चाहेंगे आप लोग? अब आज तो रवीश को आप विकिपीडिया पे भी तो कुछ सर्च कीजिए जहां मेरे बारे में गलत सलत निकली है। फिर कभी? हाँ, विकिपीडिया पे मैं नहीं हूँ। अच्छा, अभी 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 सर बात करेंगे, मौका देंगे। अच्छा, ठीक है। दोस्तों, एक पत्रकार रवीश को, ब्लॉगर रवीश को, जिनके कहने को मन करता है, सुनते भी हैं आप, पढ़ते भी हैं आप, फैन भी। ये हमने ये सुना, अब फिर से आप बोलेंगे कि रिसर्च करके आइए, हमने ये सुना कि फैन कल्चर जो है वो आपको पसंद नहीं है। हाँ, क्यों? मैं देखिए, नहीं, उसमें बुराई। अच्छा, पहली बात तो पसंद ही नहीं है। आप और हम सब इन्हें पसंद नहीं है भाई। नहीं, तो आपका लड़ने का हक बनता है या नहीं बनता है? क्यों पसंद नहीं? मैं क्यों कहता हूँ, देखिए, जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जीते तो जावेद भाई भी वहाँ थे। तब मैं अपने लाइव में कह रहा था कि आज से ये राजनीतिक बदलाव का दावा करने वाली पार्टी को हुकूमत में मौका मिला है, और आज ही से आप जनता में बदल जाइए, फैन मत बनिएगा। फैन आप शाहरुख खान के हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आप विराट कोहली के हो जाइए, अच्छी बात है। राजनेता का फैन कभी भी नहीं होना चाहिए। राजनीति में आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है 2 चीज की। या तो आप सीधे किसी पार्टी के कार्यकर्ता बन जाएं, बहुत अच्छा होता है। किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता बनना, वो अपनी पार्टी को जीता है, उसके लिए लाठी खाता है। लेकिन इसके बाद जो दूसरा स्पेस है जनता का, वो जनता का रहना चाहिए। फैन जो है, राजनीतिक दलों ने एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर बनाया है। सारे बदमाशी का काम वो फैनों से करवा रहे हैं, सारे बदमाशी का काम। कहते नहीं हमारे लोग तो नहीं है, फैन है, बोल रहे हैं ऐसे करके।
तो ये जो राजनीति का फैन है, दरअसल वो गुंडा का अंग्रेजी नाम है। ठीक, तो आप किसी नेता को सपोर्ट कीजिए, जनता बने रहिए 5 साल तक, फैन मत बनिए किसी का। अगर आप फैन बनते हैं तो आप सवाल करने के अपने अधिकार और अपने हक को आप त्याग देते हैं। हम फैन हैं, जैसे हम सोचते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि शाहरुख की फिल्म आ रही है, अच्छी नहीं होगी तो मैं देख लूंगी यार, मतलब पता नहीं 150 रुपये का नुकसान हो जाए, पर शाहरुख की फिल्म फ्लॉप नहीं होनी चाहिए। ये फैन की मेंटेलिटी होती है, वो आउट नहीं होना चाहिए, उसकी फिल्म फ्लॉप नहीं होनी चाहिए। पर राजनीति में आप फैन बनेंगे ना, तो रोज उसकी परीक्षा लेनी पड़ती है, नेताओं के फैसले की अलग अलग स्वरूप में। तो इसलिए आप नेता और पत्रकार इन दोनों को फैन कैटेगरी से छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे अच्छे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोगों के फैन बनिए, उनका हौसला बढ़ाइए। लेकिन क्या रवीश भाई, आप अगर फैन नहीं चाहते हैं तो ये जो युवा वर्ग है जो आपको फॉलो करता है, आपके नक्शे कदम पे चलना चाहता है, आप जैसा बनना चाहता है, तो कहीं आप एक्सटेंशन ऑफ रवीश देखते हैं? और अगर हाँ तो कैसे? और अगर चाहते हैं देखना एक्सटेंशन ऑफ रवीश तो वो क्या होगा? नहीं, मैं तो नहीं चाहता कि कोई मेरी तरह बने। हम चाहते हैं कि हर कोई अपनी अपनी तरीके से अपना अपना रास्ता ढूंढे, क्योंकि मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी और की तरह बनता। मैं ज़रूर लोगों को पढ़ता हूँ, सराहता हूँ, वो अलग बात है, पर आप सब इस दुनिया में आए हैं अपने रास्ते से चलने के लिए। और लोकतांत्रिक स्पेस जो है यही मौका देता है कि आप अपने ख्याल से लेकर चीज़ों को बनाने बेचने तक का काम अपनी आज़ादी से कर सकते हैं। तो अपनी रचनात्मकता को आप परखिए, उसे फलने फूलने का मौका दीजिए, और आप सुरेश बनिए, मनीष बनिए, सुनीता बनिए, संगीता बनिए। क्या ज़रूरी है कि सब रवीश ही बने? सबको नहीं बनना चाहिए। कहानी सुननी है लफरे के आगे बढ़े? एक कहानी तुम बड़ा सवाल कर रहे हो, आगे बैठ। कौन है? हाँ, तो एक सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा। मैं आज स्मॉल टाउन सा फील कर रही हूं। नहीं, सॉरी, गलत पढ़ दिया। मैं आज स्मॉल टाउन सा फील कर रहा हूं, और मैं मेट्रो सी। हाँ, जब भी तुम साउथेक्स से गुजरती हो मैं करावल नगर सा महसूस करता हूं। चुप करो, तुम पागल हो। दिल्ली में सब दिल्ली सा फील करते हैं। ऐसा नहीं है, दिल्ली में सब दिल्ली नहीं है। जैसे हर किसी की आंखों में इश्क नहीं होता। अच्छा, तो मैं साउथेक्स कैसे हो गई? जैसे कि मैं करावल नगर हो गया। सही कहा तुमने। ये बारापुला फ्लाईओवर ना होता तो साउथेक्स और सराय काले खां की दूरी कम ना होती। तुम मुझसे प्यार करते हो या शहर से? तुम मुझसे प्यार करते हो या शहर से? शहर से, क्योंकि मेरा शहर तुम हो। रवीश भाई, अगर आपकी इजाजत हो, आज्ञा हो, तो कुछ गुफ्तगू का सिलसिला इश्क और मोहब्बतों को आगे बढ़ाया जाए। सवाल एक एक करके कीजिएगा, कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं, और सवाल छोटे रखिएगा। और आधार कार्ड, पैन नंबर ये सब नहीं बताने वाला हूँ। माहौल बदल गया है। कौन कहा मेरा पैन नंबर लेके क्या बदल दे? नेहा ने साफ तौर पर कह दिया, इसलिए माइक हम आपको नहीं देंगे। जल्दी से छोटा छोटा सवाल सर। आपने इतनी, आपकी टीआरपी भी एनडीटीवी में है, बट आप लोग क्या देखते हैं कि जो इतना देखना पसंद करते हैं, और आप जितने यहाँ पर बैठे हुए बच्चे सब लोग आपका फैन बन चुके हैं, इसका मेन कारण क्या है? कारण देश की महंगाई है। कोई सस्ता और अच्छा एंकर ढूंढ के लाओ। सर, आप ऐसे ही चलती रहिए, देश आपके साथ है। नहीं नहीं, देश उनके साथ हो जिनको आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। हम तो पीछे से कुर्ता खींचने वालों में से हैं। सर, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आप अपनी अंतिम बार होम टाउन कब गए थे, गांव कब गए थे, और अब जाते हैं तो जब आए थे तो क्या आपको अंतर महसूस होता है? देखिए, मेरा उस मोतिहारी से बहुत भावनात्मक लगाव है, और उस लगाव की वजह मेरे पिताजी हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, तो जब थे तो काफ़ी जाना पड़ता था, और अब वो नहीं है तो उनकी वजह से मैं नहीं जा पाता हूँ। क्योंकि जाना सिर्फ मेरे लिए मोतिहारी जाना नहीं है, मतलब मैं इस तूफान से गुजरने लगता हूँ, मैं संभाल नहीं पाता हूँ। तो इतनी गहरी यादें जुड़ी हुई हैं कि मैं भागता रहता हूँ उससे। लेकिन मैं छठ में गया था, मेरी बड़ी माँ गुजर गई थी, तब मैं गया था।
मेरी माँ अभी गांव में ही हैं, तो सुबह ही उनसे बात हुई है। वही बताई कि लोग यहाँ बड़ा खिसियाई चला था, केहू के पास पैसे नहीं थे। हम बोले काहे तरह लगे पैसा नहीं क्या, पैसा तो देवे कोई नहीं है तरह के, तो सब दे दिला 1000 का, 100 रुपया का कुछ मिलते नहीं खे, ना घर में आलू आवता ना सब तरकारी आवता। तो मैंने किसी को कहा कि भाई सब्जी भेज दो माँ के लिए जरा सा घर में। तो संबंध है, पर जाना इतना आसान नहीं है मेरे लिए। रवीश भाई, दर्शकों से हम सवाल पूछवाएं, लेकिन ये जो बात आपने कही, अपनी भाषा, जो अपनी बोली जो आपने बोली इस भोजपुरी में, जब आपने एंकरिंग में इसका इस्तेमाल किया, वो डेलिब्रेट था या बस अगर मैं वहां बैठा हूं तो अपनी बात पहुंचाना ज्यादा जरूरी है, वहां पर बोली, भाषा, उच्चारण, व्याकरण ये सब नहीं आएगा? नहीं, मुझे लगता है कि मुझे मालूम नहीं कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, तो आप जो सामान लेकर गांव से आए हैं कम से कम वो तो दिखाइए, है ना। भोजपुरी मेरी मातृभाषा है। जब हम लोग अपने घरों में हिंदी को बोलने बरतने लगे तो बड़ी माँ बहुत डांट देती थी कि आइल वाले पटना से अंग्रेजी बोलता रहे। वो बाद में पता चला अंग्रेजी कुछ और है, तो मैंने कहा अरे बाप रे बाप, मैंने हिंदी सीखने में ही जिंदगी लगा दी, पता चला अंग्रेजी कहीं और। आओ बेटा व्हाइट हाउस तक तो पहुंचो। तो मुझे लगा कि जो मेरी मातृभाषा है वो आपको पता होना चाहिए। हम जैसे जिन्हें आपके विचारों से प्यार है, खुदा ना खास्ता अगर एनडीटीवी पे एक दिन का बैन लग जाता है तो आप क्या कहेंगे कि हम क्या अरे बैन कैसे लग जाता है? आप नहीं थे क्या? आप लोग नहीं हैं, तो जब आप रहेंगे तो कैसे बैन लग जाए? यहां खड़ा होकर न्यूज पढ़ देंगे सड़क पे, क्या है? मैंने कहा कहीं संविधान में लिखा है कि पत्रकार न्यूज पढ़ेगा तो स्टूडियो में ही पढ़ेगा? कहीं पढ़ देगा, पार्क में पढ़ देगा, गाड़ी में पढ़ देगा, नहीं होगा तो बाथरूम बंद करके जैसे गाते हैं वैसे न्यूज पढ़ देंगे। इसमें क्या है? करो जो करना है करो, बैन करना बैन करो, बंद करना बंद करो, जो करना है करो। क्या करें? हम तो न्यूज पढ़ लेंगे बाथरूम में बंद करके, तो क्या करो, रोक लोगे क्या? ये आखिरी सवाल लेंगे। अरे नेहा जी, नेहा जी का आदेश आ गया अभी। और किसी के मोबाइल पे आवारा लिखा हुआ है पीछे। रवि सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो आज के दौर में पत्रकारिता करना इतना कठिन हो गया है, तो क्या आगे या और कठिन होता चले जाएगा? और जो पत्रकारिता में 2 धड़े बन चुके हैं, क्या वो धड़े और ज्यादा बनेंगे या? हाँ, वो ज्यादा बनेंगे, वो ज्यादा बनेंगे। और देखिए, हम किसी पत्रकारिता में कभी आदर्श दौर में तो रहे नहीं। आप गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे तो कोई होंगे नहीं। आप भगत सिंह की टिप्पणियां पढ़ लीजिए, गांधी की टिप्पणियां पढ़ लीजिए, हर दौर में ऐसा कोई स्वर्ण युग नहीं रहा। पर अंततः ये पत्रकारिता को ठीक करने की लड़ाई पत्रकार की व्यक्तिगत लड़ाई बन जाती है। हम चाहते हैं आप ये समझें इस बात को। आप जो अखबार खरीद रहे हैं, जो चैनल देख रहे हैं, उसके हेडलाइन को बहुत बारीकी से देखिए कि राजा का गुणगान है या प्रजा के हाहाकार का उसमें स्थान है। आपको देखना पड़ेगा ना। गुणगान ज्यादा है तो शक करना चाहिए, स्थान ज्यादा है तो भरोसा रखना चाहिए कि कुछ अच्छा होने वाला है। जब समस्या का पता होगा तभी तो राजा अच्छा करेगा ना। बहुत धन्यवाद आप सभी का रवीश भाई। अरे सर, यही काम करने दीजिए ना। अभी तो इश्क में बैठे हैं, आप राजनीति में ले आए हैं। जो लोग राजनीति में हैं उनको मुझसे इतनी तकलीफ है, अब आप वहां भी पहुंचा देंगे तो दिन भर वहां भी सब तकलीफ में रहेंगे। और पत्रकार राजनीति में जाएगा तो हार जाएगा, आप ही लोग वोट नहीं देंगे। भाई बागों में बाहर हमसे क्यों पूछ रहे हो? एटीएम के पास कतार है, जाके देखो। हमसे क्यों पूछ रहे हो भाई? आप लोगों की डिमांड नेहा जी ने मान ली है। आज 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 इसके बाद सब 2-2 हजार देना हमको, पैसा नहीं निकाल पाए हैं। सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जब आप किसी गांव से या छोटे शहर से आते हैं तो यहाँ पे बातें होती कि अगर आपके पास कांटेक्ट नहीं तो आप एंकर नहीं बन पाएंगे, तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो एक मौका आता है, चांस आता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं। हाँ, आप राजदीप इसका जवाब दे सकते हैं। राजदीप ने मुझे कई मौके दिए जिंदगी में, ऐसा नहीं है। आप दे सकते हैं। नहीं, अब रवीश माने या ना माने, कहीं ना कहीं उनके इस क्या कहें, इस नए अवतार में, इस सफर में हमारा थोड़ा हाथ था। तब वो पहले जब आए थे वो डेस्क पर थे,
और उनकी जो हेयर स्टाइल थी बिल्कुल देवानंद की तरह थी। तो मैंने उनको कहा था, और उन्होंने मुझे लगता है कि इंटरव्यू में भी कहा, मैंने कहा देखो तुमको रिपोर्टर बनना है तो ये देवानंद जैसी हेयर कट नहीं चलेगी। तो उन्होंने कहा यही मेरी एक हेयर स्टाइल है। और हिंदी जगत में ये आपने जो बात कही ये साफ है, जो डेस्क पर बैठा रहता है लड़का, और रवीश उस समय डेस्क पर था, जो रिपोर्टर एंकर होते हैं वो किसी को दूसरे को आगे नहीं आने देते हैं। मैं हमेशा समझता हूँ उत्तर भारत में ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि लोगों को किस तरह से नीचा और खींचना है, उनकी टांग किस तरह से खींचनी है, उसमें लोग ज्यादा वक्त गुजारते हैं। तो रवीश को थोड़ा बहुत मैंने उस समय बचाया, क्योंकि नहीं तो उनके जो सीनियर्स थे वो रवीश को कैसे आगे नहीं जाने देना है, मेरिट से जो चलना है जिस आदमी को, उसको कैसे कमजोर करना है, उसमें लगे रहे थे। लेकिन रवीश की खुद की ये मुझे लगता है ये मेरिट की वजह से, उनकी जो काबिलियत है उसकी वजह से वो आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और मैं समझता हूं हर व्यक्ति, और इस नए भारत में आपको कोई नहीं रोक सकता। और रवीश जैसे कई लोग हैं जो इसकी, महेंद्र सिंह, मैं रवीश की तुलना महेंद्र सिंह धोनी से करता हूं एक तरह से, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो धोनी भी एक छोटे शहर से आए, और एक जमाने में लगता था कि क्रिकेट केवल अगर आप बंबई और दिल्ली से आते हैं तो ही आप क्रिकेट खेल सकते हैं, मुश्किल से हैदराबाद या बंगलोर ले लीजिए। एक जमाने में यह भी लगा कि मोतिहारी से जो व्यक्ति आता है वो पत्रकारिता नहीं कर सकता। रवीश ने यह दिखाया कि जो मोतिहारी से आता है वो बंबई से मैं एक बंबई से आता हूं, मुझसे वो बढ़िया पत्रकारिता करता है, उसका एक ये सबूत है। बहुत धन्यवाद राजदीप सर, मजा आ गया। आप बैठे थे, आप शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो राजदीप जी ने कही, एक मिनट आ रहा हूँ। तो अगर आपकी नीयत सही हो तो अच्छे लीडर मिल जाते हैं आपको। देखिए रवीश भाई, नेहा की सिफारिशें आने लगी, मैडम ने बोल दिया। कहानी सुनानी। रवि सर को नमस्कार। सर, जो आजकल ये जो पत्रकारिता है, दरबारी पत्रकारिता हो रही है, इससे निजात कैसे पाएं सर? इससे निजात की आप समझ जाएं। जिस दिन आप समझ जाएंगे, आपके जैसे लोग समझ जाएंगे, फिर आप समझ जाएंगे ये इंटरव्यू है या बागों में बाहर है। छोटा छोटा जल्दी जल्दी सबको मौका। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके लिए कह रहा हूँ। हेलो सर, इसलिए जितनी जल्दी हो समझ जाइए आप। सर, मेरा नाम अंकित है, इंडिया टीवी में मैं काम करता हूँ। हाँ। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सर आज हम लोग के सामने जैसे ये पत्रकारिता दो धड़े में बट गया है। हाँ। हमें क्या करना चाहिए? हमें तो आप अच्छे लगते हैं, लेकिन आपके अच्छे लगने का मतलब ये है ये कि हम ये चाहते हैं कि इसका जवाब मिल चुका है। अगला सवाल अगला सवाल। बहुत सारे लोग, प्लीज 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 सर, अगला सवाल मैं बताऊं। ये सवाल हो चुका है। सर, आप कहते हैं कि आपके सवाल पूछने से मेरे जैसे एक युवा को शक्ति मिलती है कि मैं पत्रकारिता का भी छात्र हूं, तो मुझे शक्ति मिलेगी। लेकिन सर, आप कभी कभी खुद पीछे हट जाते हैं कि सर आप जैसे माहौल खराब हो जाता है, आप खुद पीछे हट जाते हैं, लेकिन सर ऐसे तो काम नहीं चलेगा। देखिए क्या है कि मैं पीछे नहीं हटता हूं, मैं टेस्ट प्लेयर हूं। 5 गेंद गंवा के 1 गेंद पे छक्का मारना हमको अच्छा लगता है। हमको कोई जरूरी नहीं कि सभी गेंद पे छक्का। बैठिए आप भी मारिए, सबको ही मारे। अच्छा दोस्तों, देखिए मौका अगर हमें मिला है, थोड़ा सा समय मिला है, तो जल्दी जल्दी छोटा छोटा सवाल जल्दी से। आज ही हम सब चीज से पकड़िए नहीं। एक सेकंड मैं ये कहना सर, संभाल के सर। हाँ, बस ये आखिरी सवाल होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितना फेसबुक पे करते हैं उतना बुरा हाल है नहीं वैसे में इंडिया में, लेकिन फिर भी हम अगर पाकिस्तान को देखें या और कंट्रीज को देखें। मैं जापान तो नहीं गया, मैं हिंदुस्तान में हूँ, तो मैं हिंदुस्तान की बात करूंगा सर। ठीक है। हाँ, लेकिन उतना बुरा हाल है। आप इसको समझिए, जो गालियां जो हैं अब एक ऑर्गेनाइज सेक्टर से आ रही हैं, ये जनता की अभिव्यक्ति नहीं है, ये जनता की अभिव्यक्ति नहीं है सर। सर, आपने कभी किसी से प्यार किया है? 100% किया है। और क्या, ये तो ऐसे ही कहानी थोड़ी लिख देंगे। सर, ना आप डांटते हो, ना फटकारते हो, ना स्टूडियो में आके अदालत लगाते हो, फिर आप करते क्या हो? सपने देखता हूं। अब इस सेशन की समाप्ति करनी होगी, वक्त हो गया अगले सेशन पर का। आपका जो सवाल था, इतना डरिए नहीं कि आप आप हिंदी के हैं या छोटे शहर से आए हैं तो आपको मौका नहीं मिलेगा। आप अगर ईमानदारी से काम करते चलते हैं तो बहुत सारे लोग सपोर्ट में आ जाते हैं। अभी राजदीप जी ने बताया, तो बहुत सारे लोगों का आपको साथ मिलता है। नियत अच्छी होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, तो कोई साथ दे देता है।
100% सर, सुनिए ना सर, 100% ईमानदारी का पैसा है। हाँ सर, काउंटर क्वेश्चन मत करिए। 100% ईमानदारी का पैसा है। मैं लाइन में नहीं गया नोट बदलने के लिए। हाँ, मैं लाइन में नहीं गया बदलने के लिए। लेकिन 25 हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है, वो सिर्फ चोरी के पैसे से ही उड़ सकता है। वो चोरी के पैसे से 25 हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है और हलाल के पैसे से, हराम के पैसे से उड़ता है। इसमें आपको शक है? नहीं है ना? तो जब भी हवा में हेलीकॉप्टर देखिए तो सोचिए कोई चोर जा रहा है। इसमें आपको कोई शक है? कोई शक है किसी को? बताइए, 25 हेलीकॉप्टर कहां से उड़ता है पैसा? बताइए मुझे आप। वो चोरी का नहीं होता है तो किसका होता है पैसा? क्या बता देंगे हमारे कोई नेता की ईमानदारी का पैसा है, उनकी मेहनत की कमाई का पैसा है? आप पत्रकार से क्या बात करते हैं सर? पूरी जिंदगी साधना से गुजारी है, मैं कसम नहीं खाता इसमें। सर बहस मत करिए सर, ये बहस का मंच नेता से जब सवाल पूछेंगे तो सवाल नेता से ही होगा, सवाल पत्रकार से नहीं होगा। सर, ये बहस का मंच नहीं है। ये बहस का मंच नहीं है। कृपया माहौल को हल्का बनाए रखें। दोस्तों, गेस्ट के लिए कोई ऐसी आपत्तिजनक बात ना करें जो उसके दिल को छू जाए और उसे हर्ट करे। बिल्कुल प्लीज दोस्तों सुनिए, ये आप सबसे गुजारिश है। रवीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने हल्के फुल्के अंदाज में, इतने हल्के फुल्के अंदाज में इतने कटीले सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा एक छोटी सी भेंट हमारी ओर से, एक छोटी सी भेंट। स्टोरी के साथ हम इस सेशन का समापन करेंगे। बहुत सारे लोग गुजारिश कर रहे हैं, ठीक है? ये आखिरी कुछ वाक्य छोटा सा सुना देते हैं। हाँ, अब चलते हैं। जंतर मंतर पर नारे लगाते हुए दोनों करीब होने लगे। जंतर मंतर पे नारे लगाते हुए दोनों करीब होने लगे। लगा कि प्रेम को जिंदगी का मकसद मिल गया। अपने माँ बाप के आतंक से त्रस्त दोनों झूमने लगे। 3 दिन के बाद जब उस भीड़ में अपने मिडिल क्लास माँ बाप को देखा तो दोनों भाग लिए। वो अब अन्ना को गरियाने लगे। इंडिया गेट पर आइसक्रीम खाते ही कंट्री चेंज करने का फितूर जल्दी घर पहुंचने की रणनीति में बदल गया। दोस्तों, बहुत धन्यवाद आपका। रवीश भाई, मन बिल्कुल नहीं भरा है, लेकिन बहुत सारी बातें थी और आपसे भी क्षमा। नहीं, अब सही साहब, हमारे एंकरिंग के दुनिया के सबसे फिटेस्ट एंकर हैं। अब इस सेशन से बहुत आगे निकल चुका है। तो रामदेव से ज्यादा लोकप्रिय, बाबा रामदेव के बराबर लोकप्रिय तो इन्हें भी होना चाहिए था कि इतने फिट कैसे। माफी के साथ इस सेशन का समापन करना होगा। छोटी सी बहुत धन्यवाद रवीश कुमार जी के लिए, जिन्होंने इतने अच्छे अंदाज में आप सबके बहुत ही भारी भरकम सवालों का जवाब दिया। रवीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस मंच पर आने के लिए। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू। सभी सवालों के जवाब एक सेकंड दोस्तों, राजदीप सर से निवेदन है।